थैंक यू जनाब स्पीकर। मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को सुना है, आइन में तरमीम एक हिसास मामला होता है और जब आइन में तरमीम आती है तो उस मुल्क के अवाम खुशी मना रहे होते हैं कि हमारे राइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीम आएगी, हमारी जो मुश्किलात हमने देखी हों उसकी आसानी के लिए तरमीम आएगी, जो तरमीम आएगी उससे अदलिया मजबूत होगी। लेकिन अफसोस का दिन है आज, जमहूरियत के लिए एक शोक का दिन है कि जमहूरियत के दावे करके वोट को इज्जत देने के नारा लगा के आज वो जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि बाकी वो आइन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते, अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, आईवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद।
क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इसराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहली मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए फिर उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क के लिए हैं इंशाअल्लाह। फौज को कटहरे में न ला खड़ा करो, हमारी अफवाज है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं। हम प्राउड ऑफ देम हैं। उनके सरबोते पे सियासत ना करो। मैं ये समझता हूं कि उनको मिसगाइड किया गया। आप एक बात बताओ, आपने आईन पढ़ा था? 1956 का पढ़ा था, 62 का आईन पढ़ा था, 72 का इंटरम आईन पढ़ा था, 73 का आईन पढ़ा है? दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? आपने गलत एडवाइस दी। और याद रखो, यही फौज होंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो यूनिफॉर्म के बगैर है। आप जब यूनिफॉर्म में होते सलाम करते, और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते, वो उस कौम के मुहाफिज है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे?
ایک ایلیٹ کلاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, ایک اور ایلیٹ کلاس لے کے آئیں جو قانون سے بھی بالا تر ہو, اور آپ کے سارے بہانے ختم ہو گئے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ لا منسٹر صاحب, بہانے اب ختم ہونے چاہیے. اور بہانے یہ تھے کہ جب ہم پہلی مرتبہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا کہا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھائی, 16 ججز تھے 33 ججز پہ لے کے گئے. آپ 53 ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹوں میں لے کے آئے. میں نے آپ کو 16 سپٹمبر میں یہاں کہا کہ 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ کیس جس کے لیے آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں, جس کو آپ نے پریسائسلی کہا کہ وہ آئینی مسائل کہیں گے, وہ سپریم کورٹ میں آج بھی فقط 148 کیسز ہے. باقی کیسز آرٹیکل 184 کے نہیں ہے, وہ آرٹیکل 199 کے آئینی مقاصد نہیں ہے. اگر 141 کیسز کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل عدالت بنا رہے ہیں, یہ سب اس کے لیے نہیں بنا رہے ہیں. جناب اسپیکر, عوام کے بنیادی حقوق کا حکومت کے خلاف, حکومت کی زد و کوب میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کے پاس ایک قلعہ ہوتا ہے, عدلیہ قلعہ کی حیثیت سے یہ اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں 2 چیزوں کا بصد احترام عرض کروں گا. آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں, آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا, جو تو رہنے دیا ہے, اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا. بس جناب اسپیکر, میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا. 100% آپ نے ختم کر لیا. آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا, دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ, لا سے ریلیٹڈ, رول آف لا سے ریلیٹڈ, آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا, پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا. اتنا بڑا ظلم نہ کرو, وہ واپس کر دو. آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ جج چھوڑ دیا, لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان, بتاؤ اس عدالت کو کون سے آرٹیکل میں جس میں آپ نے یہ رکھا ہے یہ کہ دیر از اے چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گیا جناب اسپیکر, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گیا. آپ کی کون نمائندگی کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جہاں تک آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں, جناب اسپیکر صاحب, منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے. آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا, اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے, unless and until they are 68 years old. اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں, سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے. جناب اسپیکر, میں ایک عرض کروں آخر میں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں, اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو, جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا. جناب اسپیکر, انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا. اور ایک چیز, آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا. مبارک ہو, کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا, وہ بھی 62. وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5, ان کو ہم نے نکالا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے. چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا. لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. شازیہ مری صاحبہ.